नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं और उसी कंसेप्ट पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या? हाइट हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ऊंचाई और दूरी। चैप्टर का नाम है, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। समझ में ही आ गया होगा। ऊंचाई चैप्टर का नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको दो चीज हाइट एंड डिस्टेंस में समझना है, ठीक है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का सभी जब सवाल बनाएंगे तब आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए, यानी वो ट्रायंगल ट्रायंगल में भी समकोण त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का नॉलेज हो जाएगा, उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब उसमें भी वो एलिवेशन एंगल बनता है, वो डिप्रेशन एंगल बनता है, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण का के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अवनमन कोण किसे कहा जाता है, उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते। राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई भी अगर अगर कोई यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति देख रहा है, क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, यहाँ से उसको देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो उस समय यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री कोण ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उस समय यहाँ अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई सामान ऊपर रखा हुआ, अगर हम ऐसे करके ऊपर ऐसे देख रहे हैं, तो ये आंख और इसके बीच हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको और इस लाइन के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को ही क्या कहा जाता है, उस एंगल को ही एलिवेशन एंगल कहा जाता है। एलिवेशन, इस एंगल को क्या कहा जाता है, एलिवेशन 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 एंगल, यानी अब उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। अब अगर किसी वस्तु को अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, और इस लाइन, इसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। इस लाइन और इस लाइन के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, तो उस एंगल को ही क्या कहा जाता है, अब न उन्नयन कोण कहा जाता है, एलिवेशन एंगल कहा जाता है। अगर अगर वही सामान नीचे रखा होगा, कहाँ रखा होगा, नीचे रखा होगा, नीचे यहाँ पर मान लेते हो सामान रखा हुआ है, कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर अब कोई सामान को अगर हम नीचे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख के सामने वाली लाइन को, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, इस एंगल को एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण, इस एंगल को अवनमन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण, अवनमन, यानी एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिप्रेशन एंगल। इस एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं, इस एंगल को डिप्रेशन डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। कौन सा एंगल, डिप्रेशन एंगल, यानी अवनमन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण, अवनमन कोण, यानी जब भी कोई सामान अगर नीचे रखा हुआ, ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे करके लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को उन्नयन कोण कहा जाता है। अगर कोई सामान नीचे हम देख रहे हैं तो उस समय हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को क्या कहा जाता है, अवनमन कोण, यानी डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ तक
एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आपको अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट मालूम होगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। किस एंगल से, अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल का अल्टरनेट 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 एंगल आपको मालूम होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल किसे कहा जाता है, जब दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो ये वाला थीटा, ये दोनों एंगल क्या हो जाता है, बराबर होते हैं। थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। इसी को अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, समांतर, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो, बराबर हो जाएगा। तो इसको कौन सा एंगल कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण कहते हैं। कौन सा कोण, एकांतर कोण कहेंगे इसको, हिंदी में कहते हैं तो एकांतर कोण कहते हैं। क्या कैसे होता है, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा से काटती है तो ये वाले एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, एकांतर कोण कहा जाता है। एकांतर कोण कहा जाता है। तो यहाँ से वो कंसेप्ट पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देते हैं, ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इक्वल होता है एलिवेशन एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा एंगल, शॉर्टकट में एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। क्यों होता है, तो जब एकांतर अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, बराबर, इक्वल होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ही आ गया होगा। इसको शॉर्ट कोट में हम नाम दे दिए है एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, तो अल्टरनेट एंगल बराबर, जब दो पैरेलल रेखा एक दूसरे काटते हैं, तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है तो उस समय एंगल क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट, समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना था उन्नयन कोण और अवनमन कोण, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लर्न, उसको याद करके रखिएगा। उसी कंसेप्ट बेस पर अभी हम सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, इसको हमेशा करके याद करके रखिएगा। तीनों कंसेप्ट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट पता है सब राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ही रहेगा। अगर यहाँ पर 90 डिग्री कोण यहाँ पर आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो tan थीटा, tan 30 का मान, अगर आपको tan 30 का मान मालूम होना चाहिए, tan 30 डिग्री बराबर होता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, यानी 30 परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल को बनाने वाले साइड को बेस कहते हैं। तो ये हो गया, रेशियो में है, रेशियो में क्या है, रेशियो याद कर लीजिएगा। ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 3, यानी √3 हो जाएगा। इस भुजा की लंबाई कितना हो, √3 हो जाएगा, और इस भुजा की लंबाई 1 होगा रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई 3√3 हो जाएगा, √3 हो गया। आइए, इसकी लंबाई कितना, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया tan 30, याद कर लीजिएगा 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई रेशियो में कहेंगे तो 1 होता है, 30 के सामने वाली
यानी एंगल 30 डिग्री के सामने वाले भुजा की लंबाई कितना 1 होता है, 30 डिग्री के सामने वाले भुजा की लंबाई कितना होता है 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। और यहाँ अगर ये 30 है, ये 90 डिग्री होता है, ये 30 है, तो ये क्या होता है 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 होता है। ये एंगल अगर 30 है तो ये कितना हो गया 1 होता है। 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई 1 होता है और ये कितना होगा √3 होता है। हाँ, यहाँ से इसको भी छोड़िए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 के लिए कंसेप्ट बता दिए। अगर वही कंसेप्ट फिर आगे हम बता रहे, अगर 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 यहाँ पर 60 डिग्री कोण अगर बनेगा, कितना डिग्री कोण, अगर यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा होगा, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, तो tan 60 का मान tan 60 का मान ये होगा ABC। tan 60 का मान कितना होता है √3/1 होता है, यानी √3 होता है, उसके बट्टे में 1 हम अपना मन से लिख दिए। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री 60 डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री कोण बन रहा है, ये तो यही से याद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे बता रहे हैं tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, कितना तो याद होना चाहिए √3 होता है। तो इसको √3 को लिख सकते हैं √3/1, ये होगा परपेंडिकुलर, यानी ये होगा परपेंडिकुलर रूट, यानी 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना हो गया रेशियो में √3 हो गया, √3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना होगा 1 हो गया। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 का वर्गमूल ना 2 होता है, रेशियो में कितना हो गया 2 हो गया उसकी लंबाई। यहाँ पर 1 हो गया, ये √3 है, तो इसका लंबाई कितना हो गया 2 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। एक और बता देते हैं 45 डिग्री अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री कोण बन रहा है, कितना डिग्री 45 डिग्री कोण बन रहा है, ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल ABC है, वहाँ पर ABC बन रहा है, ये 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान अगर मान तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ये हो गया 1 और 20 भी कितना हो गया 1 हो गया, तो ये कितना हो गया √2 हो गया, इसकी लंबाई कितना हो गया √2 हो गया, √2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कंसेप्ट एक ही ट्रायंगल में आप निकाल सकते थे, ठीक है। दोनों एक ही कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट हम एक ही ट्रायंगल में निकाल देंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल ABC है, अगर 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना होता है 1 होता है, ये 30 है, तो कितना 60 होगा, ये फिक्स है कि 60 होगा। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो 30 है, क्योंकि तीनों भुजा का तीनों एंगल कोणों का योगफल कितना 180 होता है, जब 30 हो गया तो 60 होना चाहिए, क्योंकि 90 होता है, तो हमने तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो देखिए √3 के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना होता है, √3 के सामने वाली भुजा की लंबाई 1 होता है, सॉरी √3 नहीं, यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना 1 होता है, और 30 डिग्री को बनाने वाली भुजा की लंबाई कितना हो गया, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई कितना होगा √3 होता है, √3 होता है। और ये वाला 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना होता है 2 होता है, 2 होता है। तो याद कर लीजिएगा 30 डिग्री अगर कोण बन रहा है, एंगल अगर 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो उसके सामने वाली भुजा की लंबाई रेशियो में 1 होता है, और इस एंगल को बनाने वाले भुजा की लंबाई √3 होता है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा की लंबाई 2 होता है। 90 डिग्री भुजा की लंबाई कितना होता है 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 डिग्री कंसेप्ट अगर 60 यानी एंगल कोण 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई √3 होता है, √3 होता है, और एंगल 60 डिग्री को बनाने वाले भुजा की लंबाई का मान कितना 1 होता है, रेशियो में, सब रेशियो में बता रहे, और 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई कितना 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। तो ये हो गया रेशियो, 3 को हम बता दिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और ये तो दोनों के लिए कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को कंसेप्ट याद होगा, तो इस 3 को कंसेप्ट बेस पर हम कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे, जो हम आज ना करवा के कल इस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आज इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं कि एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण किसे कहा जाता है, और
अब नमन कोण किसे कहा जाता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर, तो उस समय क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। जब किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो उस समय आंख पर कौन सा कोण बनता है? तो अवनमन कोण बनता है। जब ऊपर की ओर देखते हैं तो आंख पर कौन सा कोण बन रहा है? हॉरिजॉन्टल है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब थोड़ा सा नजर ऊपर ले गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन, अब लाइन इधर हो गया, तो इस बीच में जो एंगल बना है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? अब उन्नयन कोण कहा जाता है, एलिवेशन एंगल कहा जाता है। अब वही हम वस्तु को नीचे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। और नीचे अब देख रहे हैं ताप लाइन, तो इधर बन गया, तो इतना ये वाला जो एंगल बना हुआ है, ये वाला जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? अब नमन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? अब नमन कोण कहा जाता है, यानी डिप्रेशन एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्रेशन एंगल। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर उसके बाद tan 30 का, tan 60, tan 45 का मान भी याद, यानी कंसेप्ट बता दिया कि उसको हमेशा याद कर लीजिएगा। रेशियो में भुजा की लंबाई निकाल लीजिएगा, रेशियो में याद कर लीजिएगा भुजा की लंबाई। जब भी हम tan 30 के करेंगे तो 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई 1 हो जाएगा, और tan 60 रहेगा, tan 60 के भुजा सामने वाली भुजा की लंबाई √3 होता है। ठीक है। और कर्ण की लंबाई तो हमेशा आप जानते ही कितना होता है, कर्ण की लंबाई कितना होता है? तो 2 होता है। कर्ण की लंबाई कितना होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। 45 का मैंने भी बता दिए होते हैं। tan 45 का मान अगर एंगल अगर 45 डिग्री कोण बन रहा है, तो वहां पर अगर तो परपेंडिकुलर की लंबाई भी 1 हो जाएगा, बेस का लंबाई भी 1 हो जाता है, हाइपोटेनस की लंबाई कितना होता है? √2 होता है रेशियो में। ये क्या होगा? रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।